Hello friends, welcome to M Chemistry. In this lecture, we solve the CSR NET December 2019 Part C Physical Chemistry problems. First question is the rate constant of a second order reaction 2A goes to product Z is K2 if the initial concentration of the reactant is A0 and the concentration of the product at time t is x, then a linear function of t with slope K2 A0. हमें ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, रेट कांस्टेंट है K2 और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन A0, प्रोडक्ट की एट टाइम t के ऊपर कंसंट्रेशन हमारे पास x है, तो हमें क्या बताना लीनियर फंक्शन ऑफ t विद स्लोप K2 A0 इज। तो हमारे पास जो जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x, m इज द स्लोप, c इज द इंटरसेप्ट। एंड सो द for the second order reaction, rate constant equation is K equal to 1 by T, x upon A0 minus x. X is the concentration of product at time t, A0 is the reactant initial concentration, and this is the concentration of reactant at time t. So this equation rearranged to this T A0 multiplied by K, we get this. So this is a linear equation in which x upon A0 minus x is the function of t with slope k A0। जो हमें स्लोप क्या देखा है, ये रेट कांस्टेंट है K2 A0, ये हमें स्लोप दे रखा है, लीनियर फंक्शन ऑफ t निकालना में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x by A0 minus x is the linear function of t with slope K0 एंड इंटरसेप्ट हो जाएगा 0। तो हमारे पास लीनियर फंक्शन ऑफ t क्या आ जाएगा, x अपॉन में A0 माइनस एक्स। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट हैविंग एनर्जी 27 h² अपॉन 8 ml² फॉर ए पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ इज। ये हमें 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। तो जनरली हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, energy in a 3-dimensional box is equal to nx square plus ny square and nz square इंटू में h² अपॉन में 8 ml²। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है एनर्जी के लिए इन 3 डायमेंशनल बॉक्स में। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर क्या दे रखा है हमारे पास 27। तो क्या देगा nx स्क्वायर प्लस में ny स्क्वायर nz स्क्वायर इक्वल टू 27। तो यहाँ nx ny nz की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें क्या निकालें, डीजेनरेसी ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पे nx ny nz की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमारे पास क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट। यदि स्टेट के लिए जो एनर्जी है nx स्क्वायर ny nz स्क्वायर इक्वल 27 है, या क्या हो सकती है 1 1 5 भी हो सकती है हमारे पास, 1 5 1 भी हो सकती है एंड 5 1 1। तो ये हमारे पास पॉसिबल डीजेनरेसी ऑफ द गिवन स्टेट के लिए आ जाएगी। जो गिवन स्टेट दे रखी है हमारे पास, जो एनर्जी दे रखी है गिवन स्टेट की, इसके लिए पॉसिबल डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट आ जाएगी। तो हमारे जब पुट करोगे आप nx ny nz स्क्वायर 3 तो 27 मिलेगा, 1 1 5 करोगे तो 27 मिलेगा। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी डीजेनरेसी स्टेट के लिए 4। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है 4 वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेशल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लिथियम आयोडाइड मॉलिक्यूल इज ओनली वैलेंस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज शोन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना, स्पेशल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए हमें डिटरमाइन करनी है स्पेशल पार्ट। उस क्या होना चाहिए, ओनली वैलेंस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज शोन। ओनली वैलेंस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन हमें क्या, उसके अंदर जो डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए हमें स्पेशल पार्ट है उसमें क्या होना चाहिए, ओनली वैलेंस पार्ट होना चाहिए वेव फंक्शन में। तो हमारे पास क्या होता है, तो लिथियम हाइड्राइड जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो क्या होता है, पोलर होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, लिथियम हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। जो लिथियम
हाइड्राइड का जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन मोर डीलोकलाइज किस पे होंगे, हाइड्रोजन पे, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेटिक देन लिथियम। सो हमारे पास जो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, जो डोमिनेंट क्या होगी, ये डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, बोथ द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ऑन हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो स्पेशल पार्ट ऑफ द इस डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, क्योंकि बोथ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, लोकलाइज है, जो बोथ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास डीलोकलाइज ऑन द हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास स्पेशल पार्ट जिसमें ओनली वैलेंस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज शोन, क्या आ जाएगा, 1s हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेशल पार्ट आ जाएगा डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर लिथियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल के लिए। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए पॉलीमर ऑफ n monomer units the root mean square separation between the two ends is proportional to, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, पॉलीमर दे रखा है हमें n मोनोमर यूनिट्स, जिसके अंदर हमें क्या निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमारे पास n मोनोमर यूनिट के लिए, पॉलीमर के लिए हमारे पास रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू होता है रूट NL, L इज द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स, N इज द मोनोमर यूनिट। तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ N, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, N की पावर 1/2। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिल्वर क्लोराइड MCl को हमें सोल्यूशन दे रखा है 0.01 मोलर, एंड ऑन द राइट साइड हमें क्या दे रखा है, MCl की कंसंट्रेशन दे 0.02 मोलर, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर। द जंक्शन पोटेंशियल इज द हाईएस्ट व्हेन M पॉजिटिव इज, हमें क्या बताना है, जो MCl का सोल्यूशन है इसमें जो केटाइन है M पॉजिटिव है, इसकी हमें क्या बताना है कि हमारे पास M पॉजिटिव क्या हो सकता है, जिसके लिए हमारे पास जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो हाईएस्ट हो। जंक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास है वहाँ पे क्या, जंक्शन पे हमारे पास जो MCl का सोल्यूशन है उसकी क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंट दे रखी है 0.01 मोलर एंड 0.02 मोलर। तो हमें बताने कि M पॉजिटिव केटाइन क्या हो सकता है, जिसके लिए जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या हाईएस्ट हो जाएगी। तो कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपोर्ट नंबर के, और ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो हमारे पास जो ये केटाइन दे रखे H पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और पोटासियम पॉजिटिव, तो सबसे स्मॉल साइज किसका इसमें H पॉजिटिव है, इसके लिए साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास H पॉजिटिव के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू अगर लार्ज है जिस केटाइन के लिए, उसके लिए हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लार्ज या हाईएस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो H पॉजिटिव केटाइन है इसके लिए जो हमारे पास जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शन विच इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ द इंडिकेटेड ऑपरेटर। तो हमें ये 7 फंक्शन दे रखे हैं, साथ में इनके ऑपरेटर दे रखे हैं, जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन हमारे पास आइगन फंक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जनरली क्या होता है, हमारे पास H यहाँ ऑपरेटर होता है, अप्लाई करते हैं हम फंक्शन पे। तो हमारे पास जो फंक्शन है, जो साई है, ये एडिटिज रह जाता है, और ये क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमारे पास फंक्शन सेम रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। तो ऑपरेटर अप्लाई करने पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो हमारे पास वो क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है।
तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन में ऑपरेटर है फंक्शन है, फंक्शन पे हम यहाँ ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है चेंज नहीं हुआ, आइगन वैल्यू यहाँ क्या आ गई -1 आ गई, फंक्शन हमारे पास सेम है, ये फंक्शन था। ऐसे हम सेकंड ऑप्शन वाले जो फंक्शन है उस पर हमने ये ऑपरेटर का यूज किया, जो ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया -e⁻−x² 2 ये फंक्शन था, और साथ में ऐड किया इसके एडिशन में क्या है 2x² e⁻−x²/2 आ गया। तो मीन्स हमारे पास जो फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से चेंज हो गया जब हमने इस पे क्या किया ऑपरेटर अप्लाई किया। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट एन आइगन फंक्शन। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो में जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है नहीं है, वो आइगन फंक्शन नहीं होगा। इसी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारे पास आइगन फंक्शन मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन में जो फंक्शन दे रखा है इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर (कर्ली² प्लस x² का। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 occurs via the mechanism given below। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है जिसमें NO कन्वर्ट टू फर्स्ट स्टेप N2O2, दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, N2O2 is the intermediate, and N2O2 in the second step react with O2 in the, and K2 is the rate constant and product is gives the product NO2। तो हमें क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल लें इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ O2 कैन बी रिटन एज। O2 की कंसंट्रेशन हमें क्या लेनी इसमें लार्ज लेनी है, और हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। जो हमें ये रिएक्शन दी गई जिसमें N2O2 क्या हमारे पास इंटरमीडिएट है, तो हम इस पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेट मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालना में। तो क्या हो जाएगा अगर हम इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 2 है, इसके आगे 2 K2 N2O2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, O2 आ जाएगा साथ में, तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से जो N2O2 इंटरमीडिएट है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड के यूज करके। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेट मेथड जब हम अप्लाई करेंगे इंटरमीडिएट पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके केस तो स्टेडी स्टेट पे हम क्या होते हैं, जो कंसंट्रेशन होती है इंटरमीडिएट की वो हम क्या रखते हैं, जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो बना उसकी 0 रखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास जो N2O2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या देखा, O2 की कंसंट्रेशन लार्ज दे रखी है, जो अपॉन में आया है O2 की कंसंट्रेशन लार्ज, तो K-1 जो ये है ये इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास K-1 यहाँ से नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास N2O2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या लार्ज है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो N2O2 की जो वैल्यू है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की जो इक्वेशन है इसमें क्या कर देना, अप्लाई कर देना। जब आप इसके अंदर N2O2 को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो O2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2K1 आ जाएगा, K2 से K2 भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन में ना, इसके जब पुट करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा N होगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 2K1 NO का स्क्वायर है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2। हमें जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में हमें करेक्ट मैचिंग बतानी है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या, हमारे पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारे पास कंडक्टेंस और जो एल्कली की हमारे पास वॉल्यूम है उसके बीच में ग्राफ होता है। जो कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस से क्या होती है रिलेटेड, मतलब रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस का। तो ये किससे रिलेट होगा, ये रेजिस्टेंस से। और एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूजन करंट होता है, ये डिफ्यूजन करंट से रिलेट होता है। और जो पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन इसमें हम क्या करते हैं,
पीएच और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये वोल्टेज पे चला जाएगा मैचिंग इसकी। और जो डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी से हम चेंज इन द करंट एंड चेंज इन द टेम्परेचर का हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते थे, हमारे पास थर्ड पे आ जाएगा। तो हमारे पास A2 पे जाएगा एंड B4 पे। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, A2 पे है, B4 पे है, C हमारे द्वारा 1 पे और D हमारे पास क्या है, थर्ड पे है। तो हमारे पास A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X-rays of 173 picometer wavelength are reflected by the plane 111 of a cubic primitive crystal at theta equal to 30 degree. The unit cell length in picometer is closest to। हमें वेवलेंथ दी गई है, प्लेन दिया गया है और हमें थीटा की वैल्यू दी गई। तो हमें क्या बताना है, हमें यूनिट सेल लेंथ की वैल्यू बतानी है, मतलब एज लेंथ की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दे रखा है थीटा दे रखा है 30 डिग्री, वेवलेंथ 173 पिकोमीटर और जो हमारे पास यहाँ से हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होती है, जो यूनिट से लेंथ या एज लेंथ होती है अपॉन में क्या होता है, प्लेन दिया होता है, उसके एच स्केल एलिमेंट होता है एच स्केल प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर। तो हमारे पास 1 1 दिया गया तो एच की जगह 1, के की जगह 1, एल की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास डी इक्वल टू आ जाएगा a/√3। तो हमारे पास ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, डी इक्वल टू a/√3 पुट करेंगे एंड थीटा 30 डिग्री 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू a/√3 साइन 30 इक्वल टू 173 पिकोमीटर। तो हमें वेवलेंथ दी गई है तो साइन 30 1/2 होता है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास a/√3 आ जाएगा 173 पिकोमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो a की वैल्यू यार √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 173 पिकोमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 299.8 पिकोमीटर आ जाएगी यहाँ से। तो हमारे पास ये क्लोजेस्ट टू होती है 300 पिकोमीटर की। तो हमारे पास यूनिट से लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है 300 पिकोमीटर, जो हमारे पास यूनिट से लेंथ की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी इन जूल पर केल्विन ऑफ सॉलिड ओसियस मॉलिक्यूल दे रखा है वुड बी क्लोजेस्ट टू। हमें ओसियस मॉलिक्यूल के लिए क्या बतानी, मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू बतानी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो हमारे पास जब इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास ओरिएंटेशन इसकी क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ 1 ओरिएंटेशन ये, जब 180 पे रोटेट करेंगे सेकंड ओरिएंटेशन तो 1 ये 2, तो टोटल ओरिएंटेशन कितनी होगी 2। तो हम इसको m से डिनोट करते हैं ओरिएंटेशन को। तो इसके अंदर ओरिएंटेशन नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल होगी वो 2 आ जाएगी। तो हमारे पास एंट्रोपी का जो मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास S इक्वल टू R/ln m होता है हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन। जो हमारे पास जो ओसियस लीनियर मॉलिक्यूल है इसमें 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। हम इसको 180 पे रोटेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S R इक्वल टू होता है हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और ln 2। तो हमारे पास जो वैल्यू ln 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.693 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5.76 जूल पर केल्विन आ जाएगी यहाँ से। तो हमारे पास ये क्या होता है, जो वैल्यू क्लोजेस्ट किसका आ जाएगी, ये 5.8 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 6 है तो इसको 5.76 इसको 5.8 लिख सकते हैं हम, तो जूल पर केल्विन। तो हमारे पास मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू आ गई 5.8 जूल पर केल्विन। सॉरी सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन, नो हाँ ये S इक्वल टू हमने पुट किया ओरिएंटेशन तो हमारे पास 8.314, अगर 0.693 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 mole ऑफ ए परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस इज पुट थ्रू द साइकिल शोन इन फिगर। यह हम एक साइकिल की फॉर्म में एक मोनोएटॉमिक गैस
को रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब उसके अंदर मतलब साइकिल की फॉर्म में है हमारे पास जो प्रोसेस है इसके अंदर मोनोटोमिक गैस के अंदर। तो हमारे पास जो इस साइकिल के अंदर टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम ए टू बी जाएंगे। तो ए टू बी जाएंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। ए टू बी हम वर्क डन निकालेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट इस यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्म वर्क डन हो जाएगा ए टू बी माइनस पी डेल्टा बी। तो प्रेशर हमारे पास यहाँ 2 है तो माइनस 2 आ जाएगा, एंड वॉल्यूम जो V2 है हमारे पास 46.48 है, और V1 हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ये आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम B2C वर्क डन निकालेंगे। B2C निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, 2 से 1 प्रेशर चेंज हो रहा है, साथ में हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। जब B2C जब हम जाते तो वॉल्यूम भी चेंज हो रही है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं ये आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक प्रोसेस भी हो सकता है। तो हम चेक करते हैं, जब हमने P1 कितना हमारा प्रेशर 2 है, जब तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे 46.48, P2 1 है तो हमारे पास वॉल्यूम है 92.46 है। ये प्रेशर है यहाँ पे 1 प्रेशर इस यहाँ पर। तो हम P1 V2 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड P2 V2 मल्टीप्लाई तो इक्वल आ जाएगा एक दूसरे के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन निकालते हैं तो वो होता है माइनस NRT ln V2 बाई V1। तो हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो हम टेम्परेचर निकालते PV इक्वल टू RT फार्मूले से, आइडियल गैस वाले फार्मूले से। तो हमारे पास टेम्परेचर आएगा PV बाय R आ जाएगा। तो हम P1 वाली वैल्यू को उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करने पर इक्वली आई है हमारे पास, तो किसी भी वैल्यू को उठा लेते हैं। P1 ले लिया हमने, नहीं हमने यहाँ से हमने P2 वैल्यू को यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट तो P2 को वैल्यू में प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम हमारे पास इतनी है, तो R की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास टेम्परेचर आएगा 1120 केल्विन, हमारे पास टेम्परेचर की आ गई वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से वर्क डन B2C, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस NRT ln V2 बाई V1। R की वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर किया, V2 वॉल्यूम हमारे पास ये है एंड V1 वॉल्यूम हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम ऐसे हम C2D जाते हैं हम ऐसे, तो वहां में निकालनी है वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो C2D जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। C2D जाने तो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, तो उस आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, माइनस P डेल्टा V। तो प्रेशर हमारे पास यहाँ 1 है, एंड जो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम इस साइड जाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगी 22.24 माइनस 92.46, माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस वैल्यू आएगी, यहाँ से माइनस आगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये CD वर्क डन आ जाएगा। तो ऐसे ही जब हम D2A निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहेगी। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, तो WDA के केस में क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 0। तो यहाँ टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो हम A2B वर्क डन, B2C, C2D, D2A को क्या करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस 41.8। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी लीटर बार में, लीटर बार केल्विन -1 मोल -1। तो हमें वैल्यू किस में चाहिए, जूल में। तो 1 लीटर बार होता है 100 जूल के इक्वल, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4180 जूल में आ जाएगी, जूल पर केल्विन मोल आ जाएगी, ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू। तो हमारे पास जो क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी, तो हमारे पास जब ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आया है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास क्लोजेस्ट वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है -4183, ये वैल्यू क्लोजेस्ट हमारे पास 4180 के, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ XY molecule, the adjacent lines are separated by 4 centimeter inverse if the molecule is radiated by radiation of 30,000 centimeter inverse, the first Stokes line appears at। तो हमें ये एडजेसेंट लाइन के बीच का सेपरेशन दे रखा है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, और मॉलिक्यूल को रेडिएटेड किया गया, हमारे पास रेडिएशन दे रखी है 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें फर्स्ट स्टोक्स लाइन की अपीयरिंग दिखानी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है,
जो सेपरेशन दे रखा है एडजेसेंट लाइन के बीच में, हमारे पास जो प्योर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में क्या होता है 2b की वैल्यू दे रखी है, सेपरेशन तो 2b होता है हमारे पास, एडजेसेंट लाइन के बीच में वो 4 सेंटीमीटर इनवर्स देगा, तो यहाँ से b की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। तो हमारे पास जो वेव नंबर की वैल्यू तक की जो हमने मॉलिक्यूल को हमारे पास इरिडिएटेड करवाया बाय रेडिएशन ऑफ 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू है। तो स्टोक्स लाइन का मीन क्या, हमें क्या पूछा है, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखाना, फर्स्ट स्टोक्स लाइन की अपेयरिंग दिखानी है। तो स्टोक्स लाइन हमारी कब बनती है, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम में। तो हमारे पास क्या होता है स्पेक्ट्रम, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर हमारे पास रेलफ लाइन होती है, जो हमारे पास जो रेडिएशन दी गई है वो हमारे पास रेलफ लाइन की रेडिएशन दी गई जो 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो फर्स्ट स्टोक्स लाइन हमारी जो बनती है वो 6b के सेपरेशन पे बनती है, और एंटी स्टोक्स लाइन बनती है फर्स्ट, वो भी हमारे 6b पे बनती है। यहाँ से पहले हम 6b की वैल्यू निकालेंगे, हमारे 12 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाए क्योंकि b की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास स्टोक्स लाइन में क्या होता है, वेव नंबर डिक्रीज होता है। तो हमें फर्स्ट स्टोक्स लाइन के लिए जब हम अपेयरिंग दिखाएंगे तो हमारे पास 30,000 दे रखी है, रेडिएशन दे रखी है सेंटीमीटर इनवर्स, इधर इसमें से हम जो 12 वो जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन की जो सेपरेशन है वो क्या, इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2988 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन की अपेयरिंग कहाँ होगी, 2988 सेंटीमीटर इनवर्स पे फर्स्ट स्टोक्स लाइन की अपेयरिंग होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से रिलेटेड फर्दर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।